आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। देखो देखो कौन आया, आदिवासी से देखो देखो कौन आया। आदिवासी से भिल्ल प्रदेशासाठी एल्गार नवापूर घोषणा सभा. नवापूर शहरात इतिहास घडला. आज आपण इथे जमलो आहोत केवळ एका संमेलनासाठी नाही, तर एकतेच्या एल्गारासाठी, एक स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, स्वतःच्या भिल्ल प्रदेशासाठी. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांमधून हजारो कार्यकर्ते, माता भगिनी आणि युवक नवापूरमध्ये एकत्र आले. धुळे, नंदुरबार, सटाणा, नाशिक, पिंपळनेर, शहादा, अक्कलकुवा आणि नवापूरच्या खेड्यापाड्यातून आदिवासी समाजाने झेंडा हातात घेतला. हे केवळ संमेलन नव्हतं, हा होता एल्गार. आमचं अस्तित्व, आमचा संघर्ष आणि आमचा प्रदेश. आदिवासी टायगर सेनेच्या नेतृत्वाखाली गगनभेदी नारे दिले होते. स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश आमचा जन्महक्क आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि वनहक्क आमचा अधिकार आहे. कुपोषणाला नाही, अन्यायाला नाही. आजही का आमचं शिक्षण मागे आहे? का आमच्या लेकरांना जन्मताच कुपोषण दिलं जातं? का रोजगार द्यायचा मुद्दा गटाऱ्यात टाकला जातो? का 5वी अनुसूची अजूनही केवळ कागदावर आहे? या सगळ्या प्रश्नाचं एकच उत्तर, स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश. आज नवापूरच्या भूमीतून एकच गर्जना उठली. आमचं राज्य हवं, आमचा सन्मान हवा, आमचं हक्काचं आभाळ हवं. चारही राज्यातील 44 जिल्ह्यांचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र 6 जिल्हे, मध्य प्रदेश 14 जिल्हे, राजस्थान 12 जिल्हे, गुजरात 12 जिल्हे. ही मागणी आता आंदोलनात रूपांतरित होणार आहे. कार्यकर्त्यांनी पुकार दिला, गावागावातून आवाज उठवा, लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारा, सभागृहांमध्ये बोला, रस्त्यावर या. ही आग दिल्लीपर्यंत पोहोचवा. ही लढाई एका दिवसाची नाही, हा लढा पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे. हे आंदोलन वाढेल, रुजेल, पेटेल, जोपर्यंत भिल्ल प्रदेश साकार होत नाही. भिल्ल प्रदेश आमचा आत्मसन्मान आहे, हा आवाज थांबणार नाही. आदिवासी एकता जिंदाबाद, भिल्ल प्रदेश जिंदाबाद. उत्सव वसावा, धर्मेंद्र राठोड आणि एकत्रित ज्यांनी ज्यांनी या मंचावरून आपले विचार मांडलेले आहेत ते सर्व इतर राज्यामधून आलेले सर्व बंधू समोर उपस्थित मोठ्या संख्येने या ठिकाणी खूप चेहरे पाहिले. राजकीय क्षेत्रातले, सामाजिक क्षेत्रातले, शैक्षणिक क्षेत्रातले, सांस्कृतिक क्षेत्र को हम नमन करते हैं. मंच विराजमान हमारे साथी मित्रों गुजरात से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उस तरह से नेता में बात करता हूँ. जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में आपने नाम सुना है? सुन लिया? जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 1903 को खूंटी में, रांची में हुआ और उनके पास में ही जो हमारी दूसरी तस्वीर है बिरसा मुंडा जी की, उनकी जो वह शहीद हुए थे वो 1990 मतलब कि 3 साल पहले ही. ठीक है, तो ये लगाइए कि बिरसा मुंडा का जो सपना था, जो मेरे से पूर्व वक्ता ने बोला, अबुआ देश अबुआ राज, मेरा देश मेरा राज, हमारा देश हमारा राज, वही सपना फिर जयपाल सिंह मुंडा ने देखा. और जयपाल सिंह मुंडा की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं थी कि उसके पास शिक्षा कैसे हो या वो कोई उसके पीछे कोई राज परिवार खड़ा हो, मगर वो गए ऑक्सफोर्ड में, विदेशों में पढ़ाई की, अपना नाम किया. नाम करने के बाद उनको लगा कि हमारा देश आजाद होने को है और हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आदिवासियों की आवाज उठा सके. अगर वो चाहते तो विदेशों में उस जमाने में वो अफ्रीका में प्रोफेसर रहे, अफ्रीका में अपनी जॉब कर सकते थे. इंडिया आए, इंडिया में अपनी जॉब कर सकते थे. दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की जो सबसे अच्छी मैगजीन थी उस टाइम, जो इंग्लैंड से निकलती थी, उनमें उनके आर्टिकल आते थे, वो वहां अपना जॉब कर सकते थे, मगर फिर भी वो
इतिहास में हमें बहुत कुछ अलग पढ़ाया जाता है क्योंकि हमने लिखा नहीं। इतिहास में कहा जाता है कि देश की आजादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस छोड़ा, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के लिए, इसी आजादी के लिए, आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस को छोड़ा ही, मगर आईसीएस में शायद उस जमाने में आईसीएस होता था, आज के जमाने में आईएएस होता है, यूपीएससी होती है। तो उस जमाने से लेके आज के समय तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला होगा, यूपीएससी में आईएएस नहीं बना होगा जिसको इंटरव्यू में 300 में से 300 मार्क्स नंबर दिए गए। ये एकमात्र जयपाल सिंह मुंडा थे जिनको की इंटरव्यू में 100% मार्क्स मिले थे, और ये एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। कोई हमारे घर की बात है, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे हैं जो इतिहास में हमें बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आईसीएस छोड़ी। हमारे खुद के कोठे को प्रदेश बनाओ अभियान के नेता जो मंच पर उपस्थित हैं और हमारे पुरखे, हमारे नायक जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हो, और बहुत से लोग हैं जिनकी तस्वीरें नहीं हैं लेकिन हमारे इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में है, उनको नमन करते हुए और इस नंदुरबार की धरती पे आज अलग अलग गांवों से लोग जो आए हुए हैं सभा में, आप सबको मैं दिल्ली की तरफ से जोहार पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं, और नंदुरबार की धरती को भी सलाम पेश करता हूं कि इस अपने अधिकार, अपने हक और अपनी सत्ता, अपने राज की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब इस अभियान का हिस्सा बने। और मैं दिल्ली से आया हूं तो दिल्ली से एक दो संदेश लेकर आया हूं। मैं बहुत सीधी सीधी और सरल बातें आपके सामने करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही होगी। दिल्ली से आने का मतलब क्या है? दिल्ली से आने का मतलब यह है कि दिल्ली में हमारी जो भारत है, भारत के जो मुखिया हेड जो माना जाता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत जो गणराज्य है, भारत गणराज्य के मुखिया इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू, जो क्या है? आदिवासी। आदिवासी आज देश की सबसे सर्वोच्च गद्दी पर बैठा है, क्या बैठा है? बरोबर है। आज भारत गणराज्य का जो मुखिया है वो कौन है? आदिवासी है। प्रदेश से क्या भविष्य में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो ये झारखंड अलग से एक स्टेट बना, आदिवासियों के अकॉर्डिंग बना, आदिवासियों की उसमें अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए बना। जैसे ही वो बनता है, आप देखिए कि उससे पहले आदिवासियों को अशब्द, जनजाति, जंगली, किन किन नामों से बदनाम किया गया। मगर जैसे ही पूरे देश में एक अलग से एक ऐसा राज्य बना जहाँ पर मुख्यमंत्री आदिवासी बना, उसके बाद सारी सत्ताएं, सारी पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों को उनके आदिवासी नाम से पहचानने लगी। वही एक प्रेशर था कि मजबूरी में किसी सत्ता को, एक महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना पड़ा। अगर इस देश में एक और आदिवासी स्टेट बनता है, राज्य बनता है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा आदिवासी को बिना उससे मांगे, बिना उससे पूछे उसके हक को पहले ही दे देगी। और वो क्यों देगी? क्योंकि उसके बाद आदिवासियों के पास उनके अधिकार आ जाएंगे, उनके जल जंगल ज़मीन का अधिकार आ जाएगा, शिक्षा को बेहतर तरीके से समझेंगे, बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। राजस्थान से आप पूरे इस स्टेट में जब नंदुरबार तक आते हो, आपको गन्ने के खेत मिलेंगे, आमों के बागान मिलेंगे, केले के बागान मिलेंगे। उसमें पूछता हूँ मैं, क्या किसी आदिवासी भाई का है शुगर मिल यहाँ पर? क्या वो केलों की सप्लाई करने के लिए बॉम्बे या फिर दिल्ली तक है सप्लाई किसी आदिवासी की इतनी बड़ी कंपनी? नहीं है ना। मगर जब आदिवासी राज्य बनेगा, आदिवासी उसका मुखिया बनेगा, सीएम बनेगा,
तो फिर क्या होगा कि वो जो टेंडर जो आज किसी को मिलते हैं वो टेंडर हमारे भाइयों को मिलेंगे। वो कंपनियां जो आज शुगर मिल्स के नाम पर, जिसको 15 साल पहले कोई नहीं जानता था, अडानी आज वो दुनिया का नंबर टॉप के 10 बिजनेसमैन और पैसे वालों को बना हुआ है। तो जब सत्ता सरकार और हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो टेंडर भी हमारे लोगों को मिलेंगे, उनके पास पावर आएगी, पैसा आएगा, एजुकेशन आएगी, और आदिवासी की जो अस्मिता है, भाषा, शैली, पहनाव, उनके कुल देवी देवता, उन सब का अस्तित्व बचा रहेगा और आदिवासी भी बचा रहेगा। अगर आदिवासी भील प्रदेश नहीं बनता है, जिस तरह से अगर झारखंड भी नहीं बनता, तो आज तक आदिवासी या तो कुछ न कुछ वो उनको विस्थापित कर दिया गया होता या फिर उनको कहीं कहीं ख़त्म कर दिया होता। उसके उदाहरण देखिए आप, टाटा जमशेदनगर बसे झारखंड में, कोल माइंस थी, टाटा कंपनियों को गई, वहाँ से उस ज़माने में 300 से ज़्यादा गांव विस्थापित हुए। आज वो गांव कहाँ पर है? गायब। इसी तरह से अभी भी राजस्थान में डूंगरी बांध 276 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। कैला देवी अभ्यारण्य की घोषणा हुई है, उसमें से 76 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। इस तरह से सैकड़ों गांव, हजारों गांव कहाँ विस्थापित हो गए, और वो लोग आदिवासी भाई, उनके जल जंगल जमीन घर तो गए, उनके बाद वो भी कहाँ चले गए। तो इसी तरह से आदिवासियों को ख़त्म करते रही है ये सत्ताएं। तो इसलिए अगर एक आदिवासी राज्य बनेगा तो उसमें आदिवासी भाई बहन परिवार, उनकी संस्कृति बची रहेगी। इसलिए भील प्रदेश जरूर है। नवापूर बोलतोय, महाराष्ट्र ऐकतोय, चर्चा नवापूर, लोकशाहीचा बुलंद आवाज. संपादक गिरीश सोनवणे. नवापूर बोलतोय, महाराष्ट्र ऐकतोय, चर्चा नवापूर, लोकशाहीचा बुलंद आवाज. संपादक गिरीश सोनवणे.